Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue your last chapter of class 12 political science book, which is recent developments in Indian politics. So this video is part second of this chapter and आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. सो थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ. सो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया था. सो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था. सो उस टॉपिक में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से डिस्कस किया था इन आवर इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि खासकर 1900 एंड 90s के डिकेड में हुआ था. एंड इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने अपने पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था. सो उस टॉपिक का नाम था एरा ऑफ कोलेशन. सो उस टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से 1989 में जब कांग्रेस पार्टी की डिफीट हो जाती है, सो उसके बाद हमें 1989 से लेकर 2014 तक हमारी कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट ही देखने को मिलता है. सो इसी वजह से उस टाइम पीरियड को एरा ऑफ कोलिशन कहा जाता है. सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो इस टॉपिक में हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1900 एंड 90s के डिकेड में हुआ था. सो सेकंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का इस टाइम पीरियड के दौरान पॉलिटिकल राइज होता है. So one long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force. So उस time period का एक जो long term development था वो ये था कि other backward classes का एक political force के रूप में rise होता है, emergence होता है. सो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन से क्लासेस को कहा गया है. सो ये जो टर्म है ओबीसी, सो ओबीसी रेफर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो अदर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली ऐसे कम्युनिटीज को कहा गया है अदर देन एससीज एंड एसटीज, जिन्होंने भी हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस को सफ़र किया है. सो अगर हम लोग एससी एंड एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, सो इनको तो इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है. बट हमारी कंट्री में और भी कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ थे एंड आज के टाइम पीरियड में भी है, जिन सारी कम्युनिटीज़ ने भी बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस को फेस किया है. यानी कि इन सारी कम्युनिटीज़ को भी शुरुआत से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिला है, सोसाइटी ने इन सारी कम्युनिटीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया है. सो उन्हीं सारी कम्युनिटीज़ को अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है. सो जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, अदर यानी कि एससी एंड एसटी के अलावा हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस है, सो उन्हीं को अदर बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है. एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड कास्ट भी कहा जाता है. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन से कम्युनिटीज़ को कहा गया है. ना नेक्स्ट में बता रखा है कि आखिर कांग्रेस एंड जनता पार्टी में ओबीसीज का क्या रोल था, ओबीसी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एंड जनता पार्टी में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया था. सो जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस के चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी को लगाया गया था, सो उसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, सो वो डिक्लाइन हो रहा था. धीरे धीरे कांग्रेस का हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा था. सो कांग्रेस का ये जो डिक्लाइन हो रहा था, सो इसके पीछे का और एक मेन रीज़न ये भी था कि कांग्रेस को जो बैकवर्ड कास्ट से सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था. सो हमारी कंट्री में बैकवर्ड कास्ट या फिर क्लास का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. सो जब बैकवर्ड कास्ट कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, सो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हो रहा था. सो जब कांग्रेस पार्टी को बैकवर्ड कास्ट या फिर क्लासेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सो इस वजह से दूसरे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे, सो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया. दैट मीन्स कि दूसरे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे, सो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया कि इस टाइम पीरियड के दौरान वो लोग इन सारे बैकवर्ड कास्ट या फिर क्लासेस के सपोर्ट को गेन करे. सो इस टाइम पीरियड के दौरान दूसरे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे, सो वो बैकवर्ड कास्ट के सपोर्ट को गेन करते हैं.
सो ऐसे पार्टीज का फर्स्ट टाइम हमें राइज देखने को मिलता है एंड ऐसे पार्टीज को फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977। सो प्रीवियस के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1977 में हमारी कंट्री में जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनता है। जनता पार्टी अपने सरकार को फॉर्म करती है एंड जनता पार्टी क्या था? सो जनता पार्टी बेसिकली काफ़ी सारे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे सो उन्हीं का एक अलायंस था, उन्हीं का एक कोलेशन था। सो 1977 में फर्स्ट टाइम ऐसे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे सो उनको नेशनल लेवल पे एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिलता है, यानी कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलता है। सो फर्स्ट टाइम 1977 में ऐसे पार्टीज के द्वारा हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। सो जनता पार्टी के ही काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, सो एज आई सेड कि जनता पार्टी काफ़ी सारे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे सो उनसे मिलके बना। सो जनता पार्टी के ही काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जैसे कि भारतीय क्रांति दल एंड संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। सो इन सारे पार्टीज के पास एक पावरफुल रूरल बेस था अमंग सम सेक्शन ऑफ ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर क्लासेस का इन सारे पार्टीज के पास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। सो जब ये सारे पार्टीज आपस में यूनाइट हो गए एंड उनके द्वारा जनता पार्टी को फॉर्म किया गया, सो बैकवर्ड कास्ट या फिर कम्युनिटीज या फिर क्लासेस के सपोर्ट के द्वारा ही ये लोग अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं 1977 में। सो इस तरीके से ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कांग्रेस के डिक्लाइन होने में एंड जनता पार्टी के गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। सो विद दिस हमारा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है ना। जो हमारा इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक है उसका नाम है मंडल इम्प्लीमेंटेड। सो मंडल इम्प्लीमेंटेड से यहाँ पे ये मतलब है कि मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था सो उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। सो इस टॉपिक में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो 1980s की डिकेड में हमें ये देखने को मिला कि जनता पार्टी की तरह ही जो जनता दल था सो वो भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स को आपस में कंबाइन कर रहे थे हु हैड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमॉन्ग द ओबीसीज। सो ऐसे छोटे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, जिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ओबीसी कम्युनिटीज के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सो उन सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर पार्टीज को कंबाइन किया जा रहा था जनता दल में ना। नेक्स्ट हमें नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस के टॉपिक में ही डिस्कस किया था कि 1989 में हमारी कंट्री में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनता है। सो ये जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट था, इसी गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो इस डिसीजन ने हेल्प किया इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के राइज होने में, उनके पॉलिटिक्स को शेप करने में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के डिसीजन ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। बट नेशनल फ्रंट के इस डिसीजन को लेकर हमें अपनी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नेशनल डिबेट देखने को मिला। इस डिसीजन के अगेंस्ट में हमें अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। सो कुछ ऐसे पार्टीज या फिर कुछ ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस डिसीजन के फेवर में थे, जो चाहते थे कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, जो चाहते थे कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, सो उनके बीच में एंड ऐसे लोग जो कि इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में थे, जो नहीं चाहते थे कि ओबीसीज को जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। सो इन दोनों ही ऑपोजिट ग्रुप्स के बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा नेशनल डिबेट देखने को मिला। बट इन सारे नेशनल डिबेट का हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट ये देखने को मिला कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो लोग थे सो वो लोग अपने आइडेंटिटी को लेकर और ज़्यादा अवेयर हो गए। दैट मीन्स कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। सो इस टाइम पीरियड के दौरान सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अपने अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। सो ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा नेशनल डिबेट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो रिजर्वेशन का टॉपिक है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री में हमारा जो रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान हमें अपनी कंट्री में काफ़ी सारे पार्टीज़ का भी इमरजेंस देखने को मिला, जो कि ये चाह रहे थे कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ इन सारे पार्टीज़ के द्वारा एक क्वेश्चन को भी उठाया गया कि ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों को पावर में भी शेयर मिलना चाहिए। सो इन सारी पार्टीज़ के द्वारा ये क्लेम किया गया कि अगर हम लोग अपने इंडियन सोसाइटी के पॉपुलेशन को देखें, सो ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं सो उनका एक बहुत ही ज़्यादा योगदान है। वो लोग एक लार्ज सेगमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारी कंट्री की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है सो वो ओबीसी कम्युनिटीज से ही बिलोंग करते हैं। सो अगर हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो तब ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करना चाहिए, तभी हमारा जो कंट्री है वो सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा।
सो इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के लिए इस इशू को उठा रहे थे, इस इशू को एक मेजर इलेक्टोरल इशू बना रहे थे ना। नेक्स्ट हमें मंडल कमीशन के बारे में बता रखा है। सो स्टार्टिंग से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया। सो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल वे में जान लेते हैं कि आखिर ये मंडल कमीशन था क्या, किस टाइम पीरियड के दौरान मंडल कमीशन को बनाया गया, आखिर इस मंडल कमीशन को क्यों बनाया गया, एंड इस मंडल कमीशन के क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड कौन से रिकमेंडेशन इस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अगर हम लोग अपनी कंट्री के सदर्न स्टेट्स की बात करें, सदर्न स्टेट्स में 1960 से ही ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। बट अगर हम लोग अपनी कंट्री के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं था। नॉर्थ इंडियन स्टेट में रहने वाले ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था। जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जनता पार्टी गवर्नमेंट का रूल होता है, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टेन्योर में ही, यानी कि उनके रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान ये जो डिमांड था कि नॉर्थन इंडिया में एंड नेशनल लेवल पे बैकवर्ड कास्ट या फिर कम्युनिटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, ये जो डिमांड था ये स्ट्रांगली रेज होता है। जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड के दौरान ही इस डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। एंड उस टाइम पीरियड के दौरान बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, उनके द्वारा इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स कि उनके सरकार के द्वारा बिहार में एक न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें ओबीसीज को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। यानी कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ना। नेक्स्ट हमें मंडल कमीशन के बारे में बता रखा है। इसके बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1978 में हमारी कंट्री में एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। एंड इस कमीशन को ये ड्यूटी दिया जाता है कि हमारी कंट्री में रहने वाले जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन सारे क्लासेस ऑफ पीपल की कंडीशन को देखे और साथ ही साथ हमें कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे जिसके थ्रू हम लोग उनके कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा सेकेंड टाइम था जब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा एक कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इसी वजह से इस कमीशन को ऑफिशियली सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा जाता है। एंड पॉपुलरली इस कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसी वजह से इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहा जाता है। विद दिस हम लोगों ने मंडल कमीशन के बारे में डिस्कस किया ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, मंडल कमीशन के द्वारा कौन से ड्यूटीज को परफॉर्म किया गया था। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मंडल कमीशन को इसलिए सेटअप किया गया था ताकि ये जो कमीशन है ये कमीशन हमारे इंडियन सोसाइटी में रहने वाले जो अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल है, उन सारे लोगों के एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस को इन्वेस्टिगेट करे और हमें कुछ वेज रिकमेंड करे जिसके थ्रू हम लोग बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली ऐसे कम्युनिटीज को कहा गया है जो कि एससी एंड एसटी कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करते हैं। बट इन सारी कम्युनिटीज ने भी काफी ज्यादा एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस को सफर किया था। सबसे पहले तो ऐसे बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का ड्यूटी मंडल कमीशन को दिया गया कि कौन से क्लास के लोगों को हमें ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करना है। एंड उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव या फिर ड्यूटी मंडल कमीशन को ये दिया गया कि मंडल कमीशन को ऐसे कुछ रिकमेंडेशन को प्रोवाइड करना था जिस रिकमेंडेशन के द्वारा ओबीसी कैटेगरीज के लोगों ने जो भी बैकवर्डनेस को फेस किया है वो सब कुछ खत्म हो जाए। ये मेन ऑब्जेक्टिव था मंडल कमीशन का ना। नेक्स्ट हमें मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बता रखा है। 1978 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन को बनाया गया था, सेटअप किया गया था। एंड 1980 में यानी कि 2 साल में ही मंडल कमीशन के द्वारा अपने रिकमेंडेशन को दिया गया। बट तब तक हमारी कंट्री में जो जनता गवर्नमेंट था वो गिर चुका था एंड अगेन कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। इसी वजह से मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनके ऊपर 1980s के टाइम पीरियड के दौरान ध्यान नहीं दिया गया था। एंड फाइनली 1990s के टाइम पीरियड के दौरान नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा इन सारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट या फिर एक्सेप्ट करने की बात की जाती है। सबसे पहले तो हम लोग उन सारे रिकमेंडेशन को डिस्कस करते हैं। इस कमीशन के द्वारा सबसे पहले ये एडवाइस दिया गया दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट। यानी कि हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड कास्ट है बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ही हमें बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड करना चाहिए। इस कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट के अलावा और भी कई सारे कास्ट है जिनको हमारी कंट्री के सोशल हायरार्की में बहुत ही लोअर पोजीशन दिया जाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा लो ट्रीट किया जाता है।
एंड जब इस कमीशन के द्वारा सर्वे किया गया तब उन्हें ये पता चला कि ये सारे जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, सो इन सारे लोगों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा कम प्रेजेंस है। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस के एम्प्लॉयमेंट में यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत ही ज़्यादा कम प्रेजेंस है। सो इस कमीशन के द्वारा ये एडवाइस दिया गया कि हमारी कंट्री में रहने वाले जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं अदर देन द एससीज एंड एसटीज, सो उन सारे लोगों के द्वारा ही हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस को सफ़र किया गया है। सो इन्हीं सारे लोगों को हमें बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए। एंड फिर इस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया कि इन सारे बैकवर्ड क्लासेस को या फिर बैकवर्ड कास्ट को हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में लगभग 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इस रिजर्वेशन के अलावा मंडल कमीशन के द्वारा और भी रिकमेंडेशन को प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि लैंड रिफॉर्म टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसीज। सो ये सारे रिकमेंडेशन मंडल कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया। बट 1980 में जनता गवर्नमेंट का फॉल हो चुका था, सो इसी वजह से इन सारे ही रिकमेंडेशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया ना। नेक्स्ट हमें मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बता रखा है। सो फाइनली अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि मंडल कमीशन का एक जो रिकमेंडेशन था जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड था, सो उस रिकमेंडेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सो नेशनल फ्रंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में हमें अपने कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, खासकर नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एगिटेशन एंड वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा एंटी मंडल प्रोटेस्ट देखने को मिला ना। नेक्स्ट हमें इंदिरा सोहानी केस के बारे में बता रखा है। सो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, सो इस डिसीजन को इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये गलत है। सो इसी केस को इंदिरा सोहानी केस कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ द पिटिशनर। सो एक पिटिशनर का नाम था इंदिरा सोहानी, सो उनके नाम के ऊपर ही इस केस का नाम रखा गया है। बट नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन सुनाया गया कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने का, ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, सो ये डिसीजन बिल्कुल सही है। सो उसके बाद अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, सो उनमें हमें डिफरेंसेस थोड़ा बहुत देखने को मिला कि आखिर इस डिसीजन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। बट आज के टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, सो सारे ही पार्टीज ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का जो पॉलिसी है सो इसको सपोर्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको मंडल कमीशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है पॉलिटिकल फॉल आउट। So the 1980s also saw the rise of political organization of the Dalit. So 1980s के डिकेड में हमें ये देखने को मिला कि हमारी कंट्री में दलित्स के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी राइज हो रहा था। सो 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कोई भी ऑर्डिनरी यानी कि मामूली ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्ट्रांग पोजीशन को लिया गया था इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन। सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बहुजन किन सारे लोगों को कहा गया है। सो हमारी कंट्री में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, सो उनको एक साथ बहुजन कहा जाता है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि हमारी कंट्री में जो बहुजन लोग हैं यानी कि ये सारे कैटेगरीज के जो लोग हैं, सो इनको पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड किया जाए। सो इसके बाद ही हमारी कंट्री में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी का इमर्जेंस होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम। सो आज के टाइम पीरियड में ये जो बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, सो इसका इमर्जेंस उस टाइम पीरियड के दौरान हुआ था कांसी राम के लीडरशिप में। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। इस पार्टी का कैसे इमर्जेंस होता है, कैसे राइज होता है, सो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ये जो पार्टी है बीएसपी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, सो इस पार्टी का इमर्जेंस एक बहुत ही छोटी पार्टी के रूप में हुआ था। एंड इस पार्टी को खासकर पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो दलित पीपल है, जो दलित वोटर्स है, सो उनके द्वारा ही सपोर्ट किया जाता था। बट 1989 एंड 1991 के स्टेट इलेक्शन में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिलता था। सो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पहली बार था कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ दलित वोटर्स का ही सपोर्ट है, जिस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ दलित पीपल ही सपोर्ट करते हैं, सो उस पार्टी को एक इतना ज़्यादा पॉलिटिकल सक्सेस मिला, इतना ज़्यादा अचीवमेंट मिला। इनफैक्ट ये जो पार्टी था बीएसपी पार्टी, जब ये पार्टी कांसी राम की लीडरशिप के अंडर में था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान इस पार्टी को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाने लगा जो कि
प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड था। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स यानी कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। एंड ये कहने का रीजन ये है दैट इट ड्राइव्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट द बहुजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बहुजन की बात करते हैं, बहुजन कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग इंक्लूडेड होते हैं। सो इन सारे लोगों को अगर आप एक साथ कंबाइन कर दे, देन ये हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की एक मेजोरिटी को शो करते हैं। इन सारे लोगों को अगर आप कंबाइन कर दे, देन मैक्सिमम जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो इन्हीं सारी कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। सो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुजन का सपोर्ट मिल जाता है, इन सारी कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिल जाता है, देन ऑफकोर्स उस पॉलिटिकल पार्टी को जीत ज़रूर मिलेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो BSP एक ऐसा पार्टी था जो कि खासकर बहुजन्स के ऊपर फोकस करता था, दलित पीपल के ऊपर फोकस करता था, क्योंकि इस पार्टी को पता था कि अगर हम लोग इन सारी कम्युनिटीज़ के सपोर्ट को गेन कर लेते हैं, देन इनके सपोर्ट के द्वारा ही हमें पॉलिटिकल सक्सेस मिल सकता है। सो उसके बाद से BSP पार्टी एक मेजर पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में इमर्ज होता है, स्पेशली इन स्टेट। सो स्टेट में खासकर उत्तर प्रदेश में BSP पार्टी के द्वारा अपने गवर्नमेंट को काफ़ी बार फॉर्म किया गया है। सो आज के टाइम पीरियड में भी इस पार्टी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो दलित वोटर से ही आता है। बट आज के टाइम पीरियड में इस पार्टी ने अपने सपोर्ट को दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि दूसरे सोशल ग्रुप से भी इस पार्टी को आज के टाइम पीरियड के दौरान सपोर्ट मिलता है। So, in many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other। यानी कि इंडिया की कई सारे पार्ट्स में हमें दलित पॉलिटिक्स एंड OBC पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। इन सारे पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दलित पॉलिटिक्स यानी कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि खासकर दलित वोटर्स के सहारे पावर में आते हैं, वरेस कुछ और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के सपोर्ट के द्वारा पावर में आते हैं। सो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं एंड उनके सपोर्ट के साथ पॉलिटिकल पावर को गेन करते हैं। सो कभी कभार ये जो दो तरीके की पॉलिटिक्स है वो इंडिपेंडेंटली भी डेवलप करते हैं एंड कभी कभार इन दोनों तरीके की पॉलिटिक्स के बीच में हमें कंपटीशन भी देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो इस टॉपिक में हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों ही टर्म को अच्छी तरीके से समझते हैं। सो कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया को भी एक सेकुलर नेशन माना जाता है क्योंकि इंडिया किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया में कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है एंड इसी का जस्ट अपोजिट होता है कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है, कम्युनलिज्म में एक पर्टिकुलर रिलीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड डेमोक्रेसी का मतलब तो हम सबको पता है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वोटिंग के द्वारा चूज कर सकते हैं। So the other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. सो उस टाइम पीरियड के दौरान का और एक जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट था वो था द राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। यानी कि अब हमें पॉलिटिक्स का राइज देखने को मिला बट रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे, यानी कि पॉलिटिक्स में अब हमें रिलीजन का डोमिनेंस देखने को मिला। सो इस वजह से हमारी कंट्री में जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का, सो इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें डिबेट देखने को मिला। सो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट का इन्फ्लुएंस होता है एंड इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगेन पॉलिटिक्स में किस तरीके से रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की इमरजेंस के बारे में बता रखा है। सो अगेन आप लोगों ने अपने प्रीवियस के चैप्टर में इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था। सो इमरजेंसी के बाद जब 1977 में हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन हुआ, सो उस लोकसभा इलेक्शन में जीतने के लिए उस टाइम पीरियड के दौरान जनता पार्टी का फॉर्मेशन होता है। सो उस टाइम पीरियड का जो भारतीय जनसंघ पार्टी था, सो भारतीय जनसंघ पार्टी जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाता है, यानी कि इंक्लूड हो जाता है, ताकि जो जनता पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को डिफीट कर सके। बट 1980 में ही जनता पार्टी का फॉल हो जाता है एंड ब्रेकअप भी हो जाता है। सो जितने भी छोटे बड़े नॉन कांग्रेस पार्टीज थे जिन्होंने मिलकर जनता पार्टी को फॉर्म किया था, सो जनता पार्टी के फॉल होने के बाद सारे ही पार्टीज का ब्रेकअप हो जाता है, सारे ही पार्टीज अगेन सेपरेट हो जाते हैं।
सो पहले का जो जनसंघ पार्टी था, सो उस पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, सो उनके द्वारा ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी को फॉर्म किया जाता है। सो आज के टाइम पीरियड में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी, सो इसका फॉर्मेशन 1980 में हुआ था एंड पहले ये भारतीय जनसंघ हुआ करता था। सो शुरुआत में बीजेपी पार्टी के द्वारा जनसंघ पार्टी के कंपैरिजन में एक बहुत ही ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि शुरुआत में ही बीजेपी पार्टी के द्वारा गांधीयन सोशलिज्म को अपने आइडियोलॉजी के रूप में अडॉप्ट किया गया था। सो गांधीयन सोशलिज्म क्या है? सो गांधी जी के जो विचार थे सोशलिज्म को लेकर, सो उसी को गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, हमारी कंट्री में कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे रिसोर्सेज का, हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी होगा वो सेल्फ सफिशिएंट होगा विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन। सो ये सारे जो प्रिंसिपल्स है इसी को गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। सो बीजेपी ने शुरुआत में गांधीयन सोशलिज्म को ही अपने पार्टी का आइडियोलॉजी बनाया था, बट इस आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी पार्टी को 1980 के इलेक्शन में एंड 1984 के इलेक्शन में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है। सो 1980 एंड 1984 के इलेक्शन में डिफीट मिलने के बाद फाइनली 1986 के बाद बीजेपी पार्टी के द्वारा हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन इट्स आइडियोलॉजी। यानी कि 1986 के बाद बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी में हमें हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट देखने को मिला। बीजेपी पार्टी के द्वारा हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को कैरिड आउट किया गया। बीजेपी पार्टी के द्वारा एक ऐसे स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया जिसमें बीजेपी पार्टी हिंदूज को मोबिलाइज करते हैं। सो अब हमें रिलीजन का डोमिनेंस देखने को मिला, इन्फ्लुएंस देखने को मिला पॉलिटिक्स में। ना नेक्स्ट अब हम लोग हिंदुत्व के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो हिंदुत्व का लिटरल मीनिंग होता है हिंदूनेस। सो इस टर्म को इसी टर्म की ऑरिजिनेटर के द्वारा डिफाइन किया गया है। सो इस टर्म के जो ऑरिजिनेटर थे उनका नाम था वी.डी. सावरकर। सो उनके द्वारा इस टर्म को डिफाइन किया गया है एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। सो इसका मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इंडियन नेशन के जितने भी मेंबर हैं, सो उनको इंडिया को ना सिर्फ अपने फादरलैंड के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि पितृभूमि के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ इंडिया को अपने होली लैंड के रूप में यानी कि पुण्य भूमि के रूप में भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सो हिंदुत्व के जो बिलीवर्स थे, सो उनके द्वारा ये आर्ग्यू किया गया कि अगर हमें अपने नेशन को, अपने कंट्री को एक स्ट्रांग नेशन बनाना है, सो हमारा कंट्री एक स्ट्रांग नेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर के बेसिस पे ही बन सकता है। एंड यही सारे लोग ये भी मानते थे कि इंडिया के केस में हमारा जो हिंदू कल्चर है वही इस बेस को प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि हिंदुत्व के जो बिलीवर्स थे उनका खासकर ये मानना था कि अगर हमें अपने कंट्री को एक स्ट्रांग नेशन बनाना है, सो हमें हिंदू कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। हिंदू कल्चर के बेसिस पे ही हमारा जो कंट्री है वो एक स्ट्रांग नेशन बन सकता है। सो इसी वजह से बीजेपी के द्वारा हिंदू कल्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। हिंदुत्व यानी कि हिंदूनेस का ये जो आइडिया है, इस आइडिया को बीजेपी पार्टी अपने आइडियोलॉजी में इंक्लूड करती है। बीजेपी पार्टी के द्वारा अपने आइडियोलॉजी में हिंदू नेशनलिस्ट की एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है। सो इसके बाद से पॉलिटिक्स में हमें रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिला, डोमिनेंस देखने को मिला। सो बीजेपी के द्वारा खासकर हिंदू कल्चर के ऊपर फोकस किया गया एंड हिंदुत्व के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस किया गया। इनफैक्ट इस पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी में ही हिंदू नेशनलिस्ट के एलिमेंट को इंक्लूड किया। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 1986 के टाइम पीरियड के आसपास में हमारी कंट्री में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होता है एंड इन दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की वजह से बीजेपी पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में इमर्ज होता है। सो पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है शाहबानो केस। सो 1985 में शाहबानो केस होता है। सो आखिर ये शाहबानो केस क्या था? सो एक 62 ईयर ओल्ड डिवोर्स मुस्लिम वेमेन थी जिनका नाम था शाहबानो। सो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस को फाइल किया गया था फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड। सो इस मुस्लिम वेमेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस को फाइल किया गया था जिसमें वो ये डिमांड करती है, ये पिटीशन करती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए। सो हमारी कंट्री में वुमेन को ये लीगल राइट प्रोवाइड किया जाता है कि डिवोर्स होने के बाद अगर वो वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, सो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को ले सकती है, यानी कि हर महीने कुछ पैसे को ले सकती है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को चला सकती है। सो शाहबानो के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज़ को लेकर एक केस को फाइल किया गया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में अपने डिसीजन को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया। बट उस टाइम पीरियड के दौरान कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, सो उनके द्वारा ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, ये जो ऑर्डर है, ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक इंटरफेरेंस है। सो आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम पीपल का अपना एक रिलीजियस लॉ होता है जिसको शरिया लॉ कहा जाता है एंड मुस्लिम पीपल रिलीजन के मामले में अपने इसी लॉ को फॉलो करते हैं।
सो कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के द्वारा ये कहा गया कि ये जो डिवोर्स का मामला है ये हमारा रिलीजियस मामला है, सो इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। सो कुछ मुस्लिम लीडर्स के डिमांड में ही उस टाइम पीरियड में जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, सो उनके द्वारा मुस्लिम वेमेन एक्ट को पास किया जाता है 1986 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था, ये जो डिसीजन था, सो इसको नलीफाइड किया गया, यानी कि इसको खारिज किया गया। सो गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट में हमें बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला। काफ़ी सारे वेमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन काफ़ी सारे जो मुस्लिम ग्रुप्स थे एंड काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, सो उनके द्वारा कांग्रेस गवर्नमेंट के इस एक्शन को अपोज किया गया। सो बीजेपी ने भी कांग्रेस गवर्नमेंट के इस एक्शन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि मुस्लिम हमारे कंट्री में माइनॉरिटी रिलीजन है, सो कांग्रेस गवर्नमेंट अननेसेसरली इस माइनॉरिटी रिलीजन को इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इस माइनॉरिटी रिलीजन को इतना ज़्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रही है एंड इनके डिमांड को एक्सेप्ट कर रही है। सो ये था फेमस शाह बानो केस। सो इसके बाद से बीजेपी पार्टी का इन्फ्लुएंस एज अ हिंदुत्व पार्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे पार्टी के रूप में देखा जाने लगा जो कि खासकर मुस्लिम पीपल को सपोर्ट करता है ना। जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो था अयोध्या डिस्प्यूट। सो फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर को सुनाया जाता है। सो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद वाला बिल्डिंग है, सो इस बिल्डिंग को अनलॉक किया जाएगा, खोला जाएगा एंड इस बिल्डिंग में हिंदू पीपल जाके प्रेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हिंदू पीपल का ये मानना था कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये पहले एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था। सो फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर सुनाया जाता है कि बाबरी मस्जिद को खोला जाएगा। सो नाउ अब हम लोग इस केस के थोड़े से बैकग्राउंड को देखते हैं कि आखिर ये बाबरी मस्जिद का केस था क्या, ये अयोध्या डिस्प्यूट था क्या। सो ये जो डिस्प्यूट था, जिस डिस्प्यूट को खासकर अयोध्या डिस्प्यूट कहा जाता है, सो ये डिस्प्यूट काफ़ी डिकेड से हमारी कंट्री में हो रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से हमारी कंट्री में हो रहा था एक मस्जिद को लेकर, जिस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता है जो कि अयोध्या में है। सो ये जो बाबरी मस्जिद था, इस मस्जिद को 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान अयोध्या में बनाया गया था बाय मीर बाकी, जो कि मुगल एम्पायर बाबर के जनरल थे। सो मुगल एम्पायर के पहले जो एम्पायर थे जिनका नाम था बाबर, जिनके द्वारा ही इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज किया गया था, सो उन्हीं के एक जनरल थे जिनका नाम था मीर बाकी। सो उनके जनरल के द्वारा ही बाबर के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाया गया था 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। बट कुछ हिंदूज पीपल का ये मानना था कि अयोध्या, जो कि भगवान श्री राम का बर्थ प्लेस है, सो अयोध्या में उसी जगह पे पहले एक टेम्पल हुआ करता था, एक राम मंदिर हुआ करता था भगवान श्री राम के लिए। बट मीर बाकी के द्वारा, इन सारे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया एंड उस जगह पे बाबरी मस्जिद को बनाया गया। सो ये जो हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया था उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को लेकर अयोध्या में, सो ये डिस्प्यूट फिर एक कोर्ट केस बन गया एंड ये जो केस था ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक रहा। 2019 में शायद इस केस को रिजॉल्व किया गया। सो लेट 1940s में ये जो बाबरी मस्जिद वाला केस था इसको स्टार्ट किया गया था। सो जब ये बाबरी मस्जिद का मैटर एक कोर्ट केस बन गया, सो उसके बाद से इस मस्जिद को लॉक कर दिया गया था। सो फाइनली 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि अब बाबरी मस्जिद को खोला जाएगा एंड हिंदू पीपल बाबरी मस्जिद में जाके प्रेयर कर सकता है। सो इस डिसीजन का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। सो जैसे ही कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद को खोला जाएगा, सो इसके बाद हमें पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने को मिला ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल अपने अपने संगठन बनाने लग गए। सो काफ़ी सारे हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि अपने अपने कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ऑन दिस इशू। सो जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे वो अपने कम्युनिटीज़ के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद में राम मंदिर को बनाना चाहिए, वेरेस जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे वो मुस्लिम पीपल को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हमें बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो सडनली ये जो लोकल डिस्प्यूट था, ये जो अयोध्या डिस्प्यूट था, ये एक मेजर नेशनल क्वेश्चन बन गया एंड इसकी वजह से हमें अपने कंट्री में खासकर अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन देखने को मिला, कन्फ्लिक्ट देखने को मिला ना। नेक्स्ट इसमें बीजेपी का क्या रोल होता है। सो बीजेपी के द्वारा ये जो बाबरी मस्जिद का या फिर राम मंदिर का इशू था, सो इसको अपना एक मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान बनाया गया, यानी कि अपना एक इलेक्टोरल मुद्दा बनाया गया, चुनावी मुद्दा बनाया गया। सो बीजेपी पार्टी ने काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि आरएसएस एंड विश्व हिंदू परिषद, सो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीजेपी पार्टी के द्वारा कुछ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स को आयोजित किया गया
एंड इन सारे लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होता है, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग, खासकर हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, उनके बीच में हमें वायलेंस देखने को मिलता है। सो बीजेपी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों का सपोर्ट चाहती थी। सो इसी पब्लिक सपोर्ट को जनरेट करने के लिए बीजेपी पार्टी के द्वारा एक बहुत ही मैसिव मार्च को निकाला जाता है, एक जुलूस को निकाला जाता है जिसको रथ यात्रा कहा जाता है, फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी। सो गुजरात के सोमनाथ से लेकर यूपी के अयोध्या तक बीजेपी पार्टी के द्वारा एक मार्च यानी कि जुलूस को निकाला जाता है जिसको रथ यात्रा कहा जाता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमोलिशन एंड आफ्टर। सो इस टॉपिक में हम लोग बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद क्या होता है सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिसंबर 1992 में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये सपोर्ट कर रहे थे कि अयोध्या में उस पर्टिकुलर जगह पे राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कार सेवा का मतलब होता है वॉलेंट्री सर्विस बाय द डिवोटीज फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल, यानी कि बेसिकली भगवान श्री राम के जितने भी भक्त थे, जितने भी डिवोटीज है, जो हिंदू पीपल है, जो कि अपने से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, सो उसको ही कार सेवा कहा गया है। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिसंबर 1992 में ऐसे कार सेवा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इसके बाद पूरे ही कंट्री में जो सिचुएशन था वो और भी ज़्यादा टेंस हो गया, स्पेशली अयोध्या में जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया। सो इन सारी सिचुएशंस को देखकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि यूपी के गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि यूपी में यानी कि अयोध्या में ये जो डिस्प्यूटेड साइट है, ये जो बाबरी मस्जिद है, सो इसको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बीजेपी की सरकार को प्रोटेक्ट करना है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान यूपी में बीजेपी का ही सरकार था, बट इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो 6 दिसंबर 1992 में कंट्री के अलग अलग पार्ट से लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अयोध्या में गैदर होते हैं एंड उनके द्वारा बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो जैसे ही बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन वाला न्यूज़ पूरी कंट्री में फैलता है, सो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में हमें हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, कन्फ्लिक्ट देखने को मिले, वॉयलेंस देखने को मिले। एंड मुंबई में जो वॉयलेंस था वो दोबारा से इरप्ट हो गया जनवरी 1993 में, एंड वो लगभग 2 वीक्स तक कंटिन्यू रहता है। सो ये हमने देखा कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है। सो अयोध्या में जब ये इवेंट हुआ यानी कि बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रक्शन हुआ, सो इसके बाद कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले तो यूपी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट था यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट था, सो उसको सेंटर के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। एंड ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि और भी कई सारे स्टेट, जिन सारे स्टेट में बीजेपी पावर में था, बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट था, सो उन सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है एंड बीजेपी के सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है। एंड साथ ही साथ यूपी में उस टाइम पीरियड के दौरान जो चीफ मिनिस्टर थे, सो उनके अगेंस्ट में भी एक केस को रजिस्टर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। एंड ये सब कुछ करने का पीछे का रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया था कि ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है यानी कि बाबरी मस्जिद है, सो इसको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सो जब स्टेट गवर्नमेंट इस काम को करने में फेल हो जाता है, सो इसी वजह से यूपी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट में एक केस को रजिस्टर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। सो इसके बाद बीजेपी ने ऑफिशियली रिग्रेट को एक्सप्रेस किया ओवर द हैपनिंग्स एट अयोध्या। सो अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से लोगों के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, सो इसको लेकर बीजेपी के द्वारा रिग्रेट यानी कि पछतावा को एक्सप्रेस किया गया। एंड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, सो उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस की ही सरकार थी, सो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क, यानी कि क्या वो सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से इस मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, सो इसको इन्वेस्टिगेट करने का ड्यूटी इस कमीशन को सौंपा गया। सो काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि इस डिस्ट्रक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंडेम कर रहे थे सरकार को, सरकार की बहुत ही ज़्यादा निंदा कर रहे थे। एंड इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया में हमारा जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है ये तो इसके अगेंस्ट है। ये जो इवेंट है, ये इवेंट इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, सो इसके अगेंस्ट में इस इवेंट को किया गया। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक हमें ये बता रखा है दैट इंडियाज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, सो वो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, सो सारी ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और हमारी कंट्री में
कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में सारे ही रिलीजन के लोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पीपल का एक पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही है, हिंदू पीपल का दूसरा पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू पीपल है। सो इस आइडिया के ऊपर हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि सारी ही रिलीजियस कम्युनिटीज को इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। बट ये जो डेमोक्रेटिक एटमोसफियर है, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आइडिया है, सो इसको 1984 के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे कि 1984 में जब एंटी सिख रायट्स हुए थे, जिसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके अलावा फरवरी एंड मार्च 2002 में एक ऐसा ही सिमिलर वॉयलेंस हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट द मुस्लिम्स इन गुजरात। सो गुजरात में रहने वाले मुस्लिम पीपल के अगेंस्ट में हमें एक ऐसा वॉयलेंस देखने को मिलता है। सो इन सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री का जो ये आइडिया था, ये जो डेमोक्रेटिक एटमोसफियर था, सो इसको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड सच वॉयलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वॉयलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सो अगर हमारी कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि जो रिलीजन माइनॉरिटी में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम रिलीजन, सो उनकी अगेंस्ट में अगर हमारी कंट्री में ऐसा वॉयलेंस होता है, या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमारी कंट्री में इस तरीके का वॉयलेंस होता है, देन वो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है उसके लिए एक थ्रेट है। हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके लिए एक थ्रेट है। सो बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन के बाद, इस इवेंट के बाद, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, सो इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होने लगे कि क्या इंडिया एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जिस कंट्री में जो मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग माइनॉरिटीज रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट करेगा, या फिर इंडिया एक ऐसे कंट्री के रूप में ही रहेगा जो कि हर एक रिलीजन के लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड इक्वल सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड करेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होने लगे। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो लास्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट मी डाउन। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के भी सिलेबस को कंप्लीट करना है, अगर आपको अपने हिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स को ऐसे ही डिटेल वे में समझना है, देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।